नमस्कार दोस्तों, आशुतोष नाम है मेरा और आप इस समय मौजूद हैं सिलेक्शन गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 को लेकर के अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर्स की तीनों सीरीज देख ली है। इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं इतिहास के कुछ प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। देखिए, किसी भी परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 3-4 एलिमेंट 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री का पोर्शन लेकर के आए हैं और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन लेकर के आए हैं आपके लिए। आप सबको पता है इतिहास के कई भाग होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसी का हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो जो क्वेश्चंस आपने इसके पहले नोट किए होंगे अपनी कॉपी में, जिस कॉपी में करंट अफेयर्स को देखते हुए, उसी कॉपी में अब आगे इतिहास के इस प्रश्नों को नोट करते हुए साथ में चलिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। अरे ये क्या होगा सर? तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का। कॉपी लेकर के बैठिएगा। गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो, अब इसमें अपने आप में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब, ठीक है, हुआ क्यों, किसके किसके बीच हुआ, रिजल्ट्स क्या निकले, और इस समझौते को कराने में या इस पैक्ट को कराने में कौन सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाई थी, ठीक है। तो इसका सीधा पहले आंसर देख लो, तेज बहादुर सप्रू जी थे। इन्होंने गांधी इरविन समझौता कराने में अपनी भूमिका अहम भूमिका निभाई। अब देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों, बात समझने की कोशिश करिए। ये 1931 में हुआ था। अंग्रेजों ने ना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई, गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं। ये भी एक प्रश्न है कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 आरटीसी हुए अब तक। 1930 में पहला हुआ था। तो आप देख लेना भाई कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, और ये समझौता ना 1931 में हुआ था। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ 5 मार्च 1931 वो डेट थी और इस दिन ये हुआ था। इस अब देखो, समझौता होने की नौबत क्यों आई? तो जब अंग्रेज करा रहे थे गोलमेज सम्मेलन, तो उस गोलमेज सम्मेलन में ना गांधी जी पहले वाले में नहीं गए थे। अब चूंकि गांधी जी बहुत बड़े नेता थे भारत के और सबसे बड़े नेता थे, तो उनका ना जाना उस सम्मेलन के लिए सही नहीं था, एक अच्छी इमेज नहीं जा रही थी अंग्रेजों की। तो उन्होंने गांधी जी को मनाने के लिए कि आप हमारे सम्मेलन में आइए, उनको उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, सॉरी, एक सम्मेलन किया जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। तो इसमें गांधी जी की कुछ मांगे थे कि भारतीय कैदियों को रिहा करिए, नमक सत्याग्रह पे जो उन्होंने बिल लेके आया था, तमाम ऐसे कई मांगे हैं गांधी जी की डिमांड थी। तो उस पर गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौते हुए थे, ठीक। भगत सिंह वाला मामला भी इसी में था कि गांधी जी अगर उस समझौते को लेकर के दृढ़ हो गए होते कि भगत सिंह को छोड़ना पड़े, तो छूट गए होते। तो खैर वो सब अलग मैटर है, बस इतना जान लो कि गांधी इरविन समझौता तेज बहादुर सप्रू जी के महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण हुआ था ये। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब हुई थी? ठीक। अब देखो, क्या होता है ना कि इसके पहले जब अंग्रेज हमारे वहाँ आए और जब हमने विरोध स्टार्ट किया, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग स्टार्ट हुई। डोमिनियन स्टेटस क्या था कि राज हम करेंगे, लेकिन जो रूल पॉलिसी बनेगी, मतलब पॉलिसी हम बनाएंगे, राज हम पर अंग्रेज ही करेंगे। मतलब ये था डोमिनियन स्टेटस की, मतलब घर मेरा होगा लेकिन हमारी पॉलिसीज वो तय करेंगे, हमारा पड़ोसी तय करेगा। तो ठीक ऐसे ही था। तो उसके बाद कुछ नेताओं को ये लगा कि नहीं, ये तो गलत है, हम तो तब भी गुलाम है। तो कहे नहीं, मालिक भी हम ही रहेंगे, पॉलिसी भी हम ही बनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज, पहला पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में, ठीक है। लाहौर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ठीक। स्वराज दल, एक देखो क्या था उस समय, 2-3 पार्टीज थी जो इलेक्शन लड़ती थी। एक कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग थी, ठीक है। उन्हीं सबों के बीच में एक स्वराज दल बन के आया। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्वराज दल की मतलब निर्माण किसने किया, ठीक है। तो पंडित नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, वो उसमें अग्रणी भूमिका में थे। तो खैर वो स्वराज दल का समर्थन उन्होंने किया था, तो मतलब बनवाया था उन्होंने। और इसमें जो उसमें क्या कहते हैं, जो समर्थन किया था वो जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। ये पाकिस्तान के निर्माता हैं।
तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? ठीक, उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल ना वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। तो ये पहले भारतीय अध्यक्ष थे, याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हु आर द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? ये फैक्ट पूछते हैं क्वेश्चन में। और कब बने थे ये भी याद रखना, 1924 से 1923 के आसपास बने थे, जहां तक मुझे याद है उसी टाइम पीरियड में थे। क्योंकि अभी हम वो दिया नहीं है तो तुम्हें उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन देखो अभी बता रहा था, आ गया। तो मोतीलाल नेहरू जी का नाम आपको भी बताया, मैंने जस्ट अभी बताया कि स्वराज दल की जब आपको कहानी बता रहा था तो उसमें आ गया स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो सीआर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। सीआर दास का पूरा नाम था चितरंजन दास। सीआर दास जी का जो पूरा नाम था वो चितरंजन दास था। और इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ इस पार्टी का गठन किया था। असल में हो क्या रहा था कि गांधी जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था। उस आंदोलन का नाम आप कमेंट में बताना। 1919 और 20 के आसपास के दौरान में, और जिसके रिजल्ट स्वरूप चौरी चौरा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और उसके बाद चौरी चौरा मतलब जो हमारे गोरखपुर में है। तो उसी में एक ऐसा फैसला लिया गया कि वकील वकालत छोड़ेंगे और पार्टी में इलेक्शन कांग्रेस नहीं लेगी, मतलब भाग। तो उसी में इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई कि नहीं, हम इलेक्शन में भाग लेंगे। तो ये खैर आप देख लीजिएगा, डेट वेट या की कोई जरूरत है नहीं, बस इतना नाम याद रखना। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख लेना, मतलब कि ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी पूछ देता है, यूपीएससी में भी एक दो दफा पूछा है, स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही पूछा है। जेबी कृपलानी जी थे। मतलब जब देश आजाद हो रहा था तो कांग्रेस का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, उस टाइम पे, आज भी बहुत बड़ी बात है लेकिन उस टाइम पे और बड़ी बात थी। तो जेबी कृपलानी जी थे, क्योंकि नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन चुके थे तो ड्यूअल जिम्मेदारी तो लेते नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी भी राष्ट्रपति तब तक मतलब नहीं हुए थे, लेकिन इस कैबिनेट में नेहरू जी के मंत्री थे, सरदार पटेल भी मंत्री थे, तो सिर्फ जेबी कृपलानी जी थे, इनको ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द कराची सेशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 एज द पिनेकल ऑफ पॉपुलैरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, एससी बोस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यार ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। हाँ ये जरूरी है। ठीक, कि वर्ष 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस जी दो ही बार रहे, दो जब दूसरी बार बने तो पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के तरफ से उम्मीदवार थे, वो हार गए तो चुनाव, और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए थे। अब चूंकि गांधी जी का सम्मान बढ़ा था कांग्रेस में, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे शायद, हाँ राजेंद्र प्रसाद जी ही अध्यक्ष बने थे। अभी के लिए देख लो, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना गया था? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1900 आयोजित को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो वही आपको भी मैं बता रहा था कि असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसके विरोध में फलस्वरूप चौरी चौरा, विरोध नहीं मतलब उसी आंदोलन के दौरान चौरी चौरा हो गया था हमारे वहाँ। तो असहयोग आंदोलन मतलब वापस लेने के लिए ये डॉक्टर मुंजे हैं, इन्होंने ही गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी देख लो, आया है तो। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो गांधी जी ने ये आंदोलन भी चलाया, ये आंदोलन भी चलाया, ये आंदोलन भी चलाया। ये उन्होंने चलाया नहीं था बट उसमें वो गए थे इंडिगो मूवमेंट में। कहाँ गए थे पता है? बिहार गए थे। बिहार में कहाँ गए थे ये आप गूगल कर लेना, या फिर कमेंट में बताना, इतना तो पढ़ना आपको आना ही चाहिए। ठीक, शुक्ला जी ने बुलाया था, याद करो। बिहार में कहाँ? चंपारण, अब याद आया? ठीक, राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। तो असहयोग आंदोलन जो उन्होंने ना, प्रथम जन आंदोलन था। क्योंकि नील आंदोलन क्या हुआ था, मतलब जो इंडिगो रिवोल्ट था वो जन आंदोलन नहीं था, वो एक जगह की
समस्या थी जिसके विरोध में गांधी जी वहाँ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन आप देख रहे हैं, नील नमक आंदोलन कब चलाया था, सॉल्ट मार्च, दांडी सत्याग्रह, कुछ याद आ रहा है? देख लेना, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष मतलब प्रारंभ किया, किस वर्ष? ठीक है, देखो इसकी जो भूमिका बन रही थी ना वो 1919 के लास्ट में बन रही थी और 1920 तक ये अपने मूर्त स्वरूप में आ चुका था। और क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था या देश के मुसलमान जो थे वो उनके खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों ने कुछ मतलब उनके खिलाफ कुछ युद्ध शरणागत हो मतलब युद्ध की स्थिति आ चुकी थी। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो उसके लिए गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर के हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने के लिए खलीफा मोहम्मद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसी खिलाफत मूवमेंट का बाद आपका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन 1920 में। खिलाफत मूवमेंट के ही पैरेलल साथ में ये मूवमेंट भी चलता रहा आगे पीछे। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। उस एक घटना पे कम से कम 25 से 30 प्रश्न होंगे और परीक्षा आपकी नज़दीक है, तो इस वजह से सारी चीज़ें पढ़ाने जाऊंगा तो आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं होंगी, पचा नहीं पाओगे। भाई कह दिया जाए 100 पूड़ी खा लो, 1 घंटे में नहीं खा पाओगे ना, या 10 रसगुल्ले खा लो तो 5 खाते खाते मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, तो अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें बता दूंगा तो प्रश्न के हिसाब से आप चलते रहिए। उसके बाद क्या है, जैसे अब आप हमारे जो यूपीएसआई के कोर्सेज आने वाले हैं उसकी अगर आप सदस्यता लेते हैं या कोर्स लेते हैं तो उसमें हम और हमारे जैसे कई अच्छे टीचर आपको तमाम इतिहास या भूगोल या राजनीति पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी के लिए बहरहाल इतना जान लो 1920 से। और देखो सिलेक्शन गुरुकुल का काम सिर्फ आपको पढ़ा करके छोड़ना नहीं है, सेलेक्ट कराना है। अब तुरंत सारी चीज़ तो पढ़ा नहीं दूंगा, तो इसके लिए सिलेक्शन गुरुकुल के जो आप नेट टेस्ट सीरीज आने वाले हैं एसआई के लिए और जो कोर्स आने वाला है उससे जुड़िए। बाकी आपको टीम के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उस परिणाम को नहीं देख सका? बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है यार, मतलब क्या मैं बताऊं। देखो अभी वर्तमान समय में जब मैं क्लास ले रहा हूँ ना तो अभी जस्ट कल गणेश पूजा खत्म हुई है, गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में गणेश जी को बैठाया जाता है। इसी प्रश्न से एक क्वेश्चन और बना दूंगा अभी देखो। तो अब क्या है ना कि मतलब समर्थन दिया था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको समर्थन दिया था, इस मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। बट वो देख नहीं पाए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। एक प्रश्न अक्सर पूछ देता है ना इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि किसने गणेश उत्सव चलाया। गणेश उत्सव मतलब गणेश उत्सव मुझे जहाँ तक पता है किसी उसमें नहीं लिखा हुआ है किसी धर्मशास्त्र या ग्रंथों में कि गणेश पूजा में मूर्ति स्थापना की जाती है। लेकिन ये जो आंदोलन था मतलब जो ये मतलब प्रचलन जो त्योहार की स्टार्ट की वो बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट की थी। हिंदू मुसलमान उस समय वैमनस्यता काफ़ी थी तो शायद उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए और हिंदुओं को आपस में जोड़ने के लिए, क्योंकि भाई अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे तो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई बन गई थी। तो हिंदू भी अलग होते मतलब दलित अलग, समण अलग, अगड़ा अलग, पिछड़ा अलग, तो सबको एक करने के लिए तिलक जी ने एक त्योहार चलाया गणेश पूजा। ये प्रश्न पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? मूवी देखी होगी आपने विकी कौशल की। विकी कौशल ही था शायद, मुझे जहाँ तक याद है विकी कौशल है उस मूवी में। और वो जाता है इंग्लैंड और वहाँ जा करके उधम सिंह उनका नाम रहता है, मतलब उधम सिंह सच में वो कैरेक्टर है, बहुत लेजेंडरी कैरेक्टर हैं वो, उनके प्रति हम सम्मान अपना व्यक्त करते हैं। और उधम सिंह जी थे और उन्होंने जनरल ओ डायर को, अंग्रेज जनरल ओ डायर को इंग्लैंड जाकर के गोली मारी थी। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देख लेना कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कि जलियांवाला कहाँ है, पंजाब में है। ठीक, बैसाखी के दिन खड़ा करके अंग्रेजों ने उस पार्क में गोली मार दी थी हमारे हिंदू मतलब हमारे भारतीय भाइयों को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आगे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब बड़े अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए हैं आज टीम ने, दिल खुश हो गया। देखो इनको ना टैगोर जी हैं, इसका वो देख लो, इनको ना गवर्नमेंट से नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड एक मतलब सर कहा जाता था, सम्मान में टॉप क्लास सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है
वैसे अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि देते थे। तो अब जलियांवाला बाग हुआ और इसी के विरोध स्वरूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो टाइटल था सर का, मतलब नाइटहुड, एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, गांधी जी को भी मिली थी बट इनको भी मिली थी, नहीं इनको कैसरे हिंद मिला था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी उपाधि सरकार को वापस कर दी। बीच में एक बार चलन हमारे यहाँ चला था, भारत रत्न या जो भी लोग को मिलते थे पद्म सम्मान वो वापस करते थे, तो खैर अंग्रेज देते थे तो उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया। रॉलेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के दौरान पास हुआ था? रॉलेट एक्ट याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़े होंगे आपने। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये गवर्नर जनरल थे उस समय। इनके कार्यकाल में, यार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना। हाँ, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट काला कानून गांधी जी ने इसको कहा था। मतलब ना बेल ना ना बेल भी नहीं कर सकते थे आप, अपील भी नहीं कर सकते, सॉरी अपील भी नहीं कर सकते थे, और सीधा आपको जेल में डाल दिया जाता, मुकदमा चलाया जाता। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के जनक हैं। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे 1919 में। आगे चलते हैं अब। राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले, पता है? अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि 1931 के अधिवेशन में गांधी जी को किसने मतलब अप्रिशिएट किया था, किसने सम्मानित किया था, मतलब सम्मान नहीं, मतलब सम्मान दिया था। पूरा देश सम्मान देता है बापू को, हम भी देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार उनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, बहुत बड़े भाई, गांधी जी के देश में हम आप हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था पहली बार। कई लोग यार ये टैगोर जी को भी बोल देते हैं, लेकिन टैगोर जी ने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? वस्त्र की बात जब आएगी तो कुछ और बताना पड़ेगा आपको। जब कपड़ों की बारी आती है तो हमारे दिमाग में जो सबसे बड़ी इमेज आती है वो धोती पहने, एक धोती पहने लाठी लिए चलकर इस देश को आजाद कराने वाले इंसान गांधी जी की बारी मतलब याद आती है। मतलब यार क्या बताऊं, मतलब आप सोचिए कि एक इंसान जिसने सिर्फ लाठी के दम पर इस देश में से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। देखिए सबका सम्मान है, चाहे वो हमारे गर्म दल के लोग हों, नरम दल के लोग हों, क्रांतिकारी हों, लेकिन आप देखेंगे ना कि एक ऐसा इंसान हाड़ मास का जिसने सिर्फ लाठी के दम पर इस देश को आज़ाद कराया। तो अब आज भी जब देश दुनिया को कुछ दिखाने की बारी हमारे पास आती है ना, जब हम G20 करा रहे थे या कुछ भी, तो हम बड़े गर्व से बताते हैं कि हम गांधी बाबा के देश से हैं। देश दुनिया को जब भी कुछ दिखाने की बारी आती है तो हमारे पास सिर्फ गांधी ही होते हैं। नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, यह असलियत बता रहा हूँ कि आपका हमारा सौभाग्य है कि हम गांधी बाबा के देश में जन्म लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें से एक बार किस किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? पहला, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। अब इस क्वेश्चन को आप समझना कि कलकत्ता सेशन में उन्होंने भाग लिया था। कई लोग लखनऊ सेशन भी मान लेते हैं, लखनऊ सेशन में बोला था उन्होंने शायद पहली बार, लेकिन इसका उत्तर कलकत्ता सेशन होगा। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ एक बार बने हैं, बेलगांव में। बेलगांव सेशन याद रख लेना, ये कर्नाटक में है, बेलगांव सेशन। कांग्रेस का अध्यक्ष होना यार बहुत बड़ी बात थी उस समय। कांग्रेस मतलब बहुत बड़ी पार्टी, पार्टी क्या कांग्रेस ही थी, बाकी तो और मुस्लिम लीग थी तो उसने तो अलग पाकिस्तान ले लिया। तो कांग्रेस का योगदान आज़ादी के टाइम पीरियड में नहीं भुलाया जा सकता। तो गांधी जी, आप याद है ना, कलकत्ता सेशन में पहली बार भाग लिया था, और बेलगांव सेशन में इन्होंने ये पहली बार अध्यक्ष बने थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जब देश दुनिया को कुछ दिखाने की बारी आती है हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गांधी होते हैं। मतलब हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम गांधी बाबा के देश में जन्म लिए हैं। ये भी बहुत अच्छा, देखो ये क्या है ना कि ये गांधी जी जब अफ्रीका रहते थे, वकील थे बहुत बड़े, अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने वहां पे एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, भाई लिख लो कॉपी लेकर के।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, गांधी यहाँ से लेकर के अफ्रीका तक गया। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे और वो गांधी को एडमायर करते थे, गांधी की तरह ही जीवन जीना चाहते थे, और गांधी के आदर्शों का सहारा लेकर के उन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में काफी काबिले तारीफ है। ठीक। अब देखो, पहले ना हमारी राजधानी कहाँ होती थी? कलकत्ता होती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने कलकत्ता में ही अपना सारा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, मतलब मसलन फोर्ट बनवाए, व्यापार स्टार्ट किया वहीं पे। बैटल ऑफ प्लासी भी वहीं स्टार्ट मतलब हुई पहली, और बक्सर भी वहीं स्टार्ट हुआ। बक्सर अब वो बिहार का पार्ट है, बट पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये झारखंड, ये सब बंगाल का ही पार्ट हुआ करते थे। तो उस टाइम कौन था, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हार्डिंग थे, इनके ऊपर एक बार हमला भी हुआ था, और इनके दौरान ही कलकत्ता से शिफ्ट होकर के दिल्ली राजधानी आज बनी, दिल्ली सेंटर हुआ। दिल्ली उस टाइम भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जहां अंग्रेज बस गए वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी ये बताओ, लखनऊ के पहले? डू यू नो व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर लखनऊ? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज आज का। ठीक है, तो ये भी एक मतलब है, आप लिख लेना कि पहले लखनऊ से पहले इलाहाबाद आपकी राजधानी बनी। इलाहाबाद में अभी क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ हुआ था तो महाकुंभ में एक दुर्घटना घट गई, बड़ी निराशाजनक वो हादसा रहा, कुछ लोगों की जान चली गई। तो उसकी जांच करने के लिए ना एक कमेटी बनाई है सरकार ने। अब वो कमेटी गूगल कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कौन सी कमेटी बनाई गई है इलाहाबाद जो महाकुंभ में दुर्घटना घटी उसको लेकर के। एक सेकंड यार, ये कुछ, हाँ ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली, बॉम्ब्स वर थ्रोन इट। ठीक है, अभी पढ़ाया था ना, देखो कहाँ गया, हार्डिंग पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ाया था, उसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया। मैंने बताया ना हमला हुआ था इनके ऊपर। तो हार्डिंग पर ही ना, वो जब दिल्ली आए उनके कार्यकाल में तो उनके ऊपर बम फेंक दिया गया। अब बम किसने फेंका था ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है, कहानियां सुनाते रह जाऊंगा, कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा जल्दी। तो अभी बस क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देख लो। इतिहास बहुत बृहद सब्जेक्ट है, मतलब इतना बृहद सब्जेक्ट है कि आप अपनी हाइट जितनी कॉपी बनाओगे तब जा करके भी ये नहीं खत्म होगा। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, सारी हिस्ट्री पढ़नी है, और एक एक इंसिडेंट के पीछे कम से कम 10 कहानियां हैं। इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहिए। बाकी हम एसआई के जो कोर्स लेकर के आ रहे हैं उसमें आपको तमाम चीज़ें कवर कराई जाएगी। स्टेट पीसीएस के लिए भी जो कोर्स लेकर के आ रहे हैं उसमें भी तमाम चीज़ें आपको कवर करा दी जाएगी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? देखो, अब नरम दल और गरम दल क्या है पहले तो ये समझ लो, फिर कहानी सुना रहा हूँ। तो जैसे हमारा आपका घर होता है, सबका घर है भाई। तो हमारे पिताजी या हमारे बाबा थोड़े एज वाले हो जाते हैं, तो वो जीवन को देखे रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं हर काम एग्रेशन से या गुस्से से नहीं चलता। हम क्या हैं, हमको मारने पीटने से कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे वो ले लिया मार के छीन लेंगे। भाई इस एज में होता है, हमने ही बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप भी लड़ रहे होगे। तो क्या हो गया, हम हो गए गरम दल, हमारे पिताजी और बाबा हो गए नरम दल। तो ऐसा ही कांग्रेस में भी था। तो जब अंग्रेजों का अत्याचार हमारे देश पे बढ़ने लगा, और जब यहाँ तक कि अब वो बंगाल को बांटने वाले थे, ठीक, तो बंगाल को जब बांट दिए तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब नरम दल और गरम दल एक ही धड़ में, मतलब एक ही कांग्रेस में दो तरीके के लोग थे। ठीक। तो फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उस विरोध में कि हम अपना ही सिर्फ सामान इस्तेमाल करेंगे, मतलब मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया की परिकल्पना आज की नहीं है, मोदी जी के समय की नहीं है। आप लोग कहते हैं सर भाजपा ही है, मोदी जी की तारीफ करते नहीं। मोदी जी के समय की मेड इन इंडिया की मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उस समय का कॉन्सेप्ट है कि स्वदेशी मूवमेंट मतलब हम जो भी लेंगे ना बस अपना ही लेंगे। ये क्या हो गया यार, हाँ, स्वदेशी मूवमेंट मतलब अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। ठीक है, विदेशी सामान लूटे जाने लगे, मतलब जलाया जाने लग गया, उनका दुकान बंद की जाने लगी। लोग
स्कूलों में विदेशी मतलब जो अंग्रेजी स्कूल थे वहाँ पढ़ाना छोड़ने लगे, तो तमाम महिलाएँ बढ़-चढ़ के भाग लेने लगी, पुरुष आगे आने लगे, बच्चे आगे आने लगे। तो उसके विरोध स्वरूप क्या हुआ ना कि कांग्रेस में 2 धड़ आ गए, ठीक? गरम दल और नरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इसको कहते हैं। अब इसमें देखो कांग्रेस में कई मतलब वो थे यार टाइम पीरियड की स्टार्टिंग जो एलन ऑक्टोरियम ह्यूम जब डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस टाइम पीरियड से 1905 या 6 तक के पीरियड को मॉडरेट्स का पीरियड कहते हैं। उसके बाद के पीरियड को एक्सट्रीमिस्ट का कहते हैं। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? तो ऐसे उनका जो पीरियड है, उनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत कहानियाँ मैं पढ़ाते-पढ़ाते पूरा दिन ले लूँगा तुम्हारा। अब थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ ताकि समझ जाओ, रिलेट कर लो। नहीं तो आप कहोगे सर आधा छोड़ देते हैं, आधा छोड़ना मजबूरी है यार, पूरा पढ़ाने लगूँगा तो ये खत्म ही नहीं कर पाऊँगा, आ जाएगा पेट। ठीक है? ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किससे जुड़े हुए थे? स्वदेशी मूवमेंट सा बताया अभी आपको। स्वदेशी मूवमेंट इससे जुड़े हुए थे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब दिया गया था, किस मूवमेंट के दौरान? ठीक है, ये होम रूल आंदोलन चलाते थे, ठीक? तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता थे, मतलब गरम दल के। ठीक है, उसी समय एनी बेसेंट ने भी अपना देखो होम रूल लीग जो है ये 2 लोगों से एसोसिएट है, एक तिलक जी से और एक एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट, अब देखो फिर एक क्वेश्चन बना दूंगा तो सर कहोगे सर क्या क्या क्वेश्चन बना रहे हैं। एनी कांग्रेस की ना, कांग्रेस की जो पहली विमेन प्रेसिडेंट थी वो एनी बेसेंट थी। इसमें दिया नहीं है बट देखो क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट होते हैं, हम आप क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, क्वेश्चन आप ऐसे ही बनेंगे और पढ़ाई भी ऐसे ही होती है, रिलेट करके पढ़ाई होती है। अब होम रूल आंदोलन आया, होम रूल आंदोलन से तिलक जी को लोकमान्य विशेषण दिया गया। अब होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट भी चलाती थी, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। तो ये तमाम 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गए एक ही प्रश्न से। तो इतिहास बहुत बृहद सब्जेक्ट है, फिर मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि इतिहास को सिर्फ और सब्जेक्ट से तुलना मत करिएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं हम। और देखो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। देखो क्या है ना कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिन्ना क्या था ना, जिन्ना खुद को गांधी जी के पैरेलल समझता था, खुद को इस मुगालते में रहता था नहीं उतना बड़ा, बट वो मानता था ऐसा कि मैं गांधी जी के बराबर हूँ। तो अब वो कैसे खुद को इस्टेब्लिश करे, तो वो पहले ना मुस्लिम लीग के मतलब पाकिस्तान बनाने की फेवर में नहीं था वो। और अगर आप उसके इतिहास शुरुआती कालखंड को देखेंगे तो जिन्ना पढ़ा लिखा वकील था और वो शुरुआत में नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, ठीक? बट गांधी जी के कंपैरिजन में उसने पाकिस्तान बनाने की जिद ठान ली। तो ये अब मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, और वो था भी थोड़ा बहुत अपने शुरुआती दिनों में, बाद के दिनों में नहीं, शुरुआती दिनों में था वो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है और इसकी जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो आखिरी मतलब क्लास है वो हम कल कर लेंगे। आज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और उम्मीद है आप पेट परीक्षा में अपना बेस्ट दे के आने की कोशिश करेंगे। कॉपी कलम लेकर के लिखते रहे होंगे इसको। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सिलेक्शन गुरुकुल को। देखो पेट परीक्षा में सिर्फ नंबर लाना जरूरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, कहोगे सर का रिपीटिंग डायलॉग है। पेट में स्कोर करना जरूरी है क्योंकि जो भी परीक्षाएं अब होंगी ना वो पेट के माध्यम से होंगी और 3 साल वैलिडिटी है। तो भाई मेरे प्लीज निवेदन है, जी जान लगा दो इन आखिरी 5 दिनों में और अपना बेस्ट दे करके आओ। और पेट के लिए हमारे और भी टीचर्स अपना क्लासेस चला रहे हैं, उसको भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।